कभी सोचा है खुशी क्या है, आनंद क्या है? आपके मन के माफिक हो प्रतिबिंब तो खुशी है, और ना हो तो उदासी, गम और दुख। क्या हमारे खुशी का सारा कंट्रोल जो है वो हमारे मन में है? अगर हाँ तो चलिए क्यों ना पहले अपने मन पर बात की जाए, मन पर काम किया जाए और मन को टटोला जाए। तुमने बिल्कुल सटीक बात कही है अमृता। लेकिन अहम सवाल ये भी है कि हमारे मन को कौन कंट्रोल करता है, मन में सुख और दुख के भाव कौन लाता है? तो इसका सीधा जवाब है हमारी सोच, हमारे विचार। तो कुल मिलाकर हमें अपनी सोच पर काम करना है। तो चलिए सकारात्मक सोच के साथ करें अपने दिन की शुरुआत। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। तो सबसे पहले जानते हैं हेलो इंडिया में आज क्या है खास। हेलो इंडिया हाइलाइट्स के जरिए सबसे पहले आपको बताएंगे आज की खबरें, यानी नजर डालेंगे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्यवार सुर्खियों पर। और आज की गतिविधियों की भी करेंगे बात। इसके अलावा पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। तो और भी बहुत कुछ होगा हेलो इंडिया में आज के दिन। जुड़े रहिए अगले आधे घंटे हमारे साथ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं देश से जुड़ी हुई सुर्खियों के साथ। शुक्रवार को राज्यसभा की 16 सीटों पर हुए चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इन चुनावों में जहां राजस्थान में कांग्रेस लाभ की स्थिति में रही और उसके तीनों उम्मीदवार जीतने में कामयाब रहे, लेकिन महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को नुकसान हुआ है। उसके शिवसेना उम्मीदवार संजय पवार चुनाव हार गए हैं। महाराष्ट्र से बीजेपी के तीनों उम्मीदवारों ने बाजी मार ली है। बीजेपी कर्नाटक की 3 सीटें भी जीतने में कामयाब रही है। हरियाणा में देर रात हुए वोटों की गिनती के बाद भाजपा के कृष्णलाल पवार और भाजपा जसपा समर्थित निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा विजेता घोषित कर दिए गए। कांग्रेस के अजय माकन चुनाव हार गए। यहां पर पहले वोटों की गिनती रोक दी गई थी। आधी रात के बाद फिर से वोटों की गिनती शुरू करवाई गई और फिर सुबह लगभग तड़के ये नतीजे घोषित कर दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में कल भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का उद्घाटन किया, जिसकी स्थापना अंतरिक्ष क्षेत्र में इनोवेशन और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए की गई है। अहमदाबाद में उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार की शुरुआत की है और इसे निजी क्षेत्र के लिए खोला जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आईटी क्षेत्र की तरह ये उद्योग वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी दुनिया में एक बड़ी क्रांति लाने जा रही है और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का भी निरीक्षण किया। सरकारी स्पेस संस्थानों का सामर्थ्य और भारत के प्राइवेट सेक्टर का पैशन जब एक साथ जुड़ेगा तो उसके लिए आसमान भी कम पड़ेगा। इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में नवसारी के जनजातीय क्षेत्र में गुजरात गौरव अभियान कार्यक्रम में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने इस क्षेत्र में 3050 करोड़ रुपए लागत की कई विकास परियोजनाओं को शुरू किया और उसकी आधारशिला रखी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने गुजरात के लोगों को इन परियोजनाओं के लिए बधाई दी और कहा कि इनसे करोड़ों लोगों का जीवन आसान होगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि गुजरात का बीते 2 दशकों में तेज विकास हुआ है। इसी गौरवशाली परंपरा को डबल इंजन सरकार ईमानदारी से आगे बढ़ा रही है। इन परियोजनाओं से दक्षिणी गुजरात के सूरत, नवसारी, वलसाड़ और तापी जिलों के लोगों का जीवन सुगम होगा। 2 दशक में जो तेज विकास हुआ है, सबका विकास है और इस विकास से पैदा हुई नई आकांक्षाएं हैं। इस गौरवशाली परंपरा को
डबल इंजन की सरकार ईमानदारी से आगे बढ़ा रही है। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह में अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषाओं के संरक्षण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि छात्रों को हमेशा याद रखना चाहिए कि उन्होंने अब तक जो हासिल किया उसमें समाज ने किसी न किसी रूप में योगदान किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी को पूरा करने की शक्ति और संकल्प भारत की युवा शक्ति के अंदर मौजूद है। भारत को प्रगति के नए सोपान तय करने हैं। अपनी परंपरा और ज्ञान के बल पर भारत को विश्व में अपना विशेष स्थान बनाना है। राष्ट्रपति ने कहा कि आज युवाओं के सामने अनेक क्षेत्रों में अवसर मौजूद हैं और इन अवसरों को उपयोग करने की क्षमता उनके अंदर है। राष्ट्रपति ने इस मौके पर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और उपाधि प्रदान की। नेशनल हेराल्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी के लिए दोबारा समन जारी किया है। ईडी ने उन्हें अब 23 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। कोरोना वायरस से संक्रमित होने की वजह से सोनिया गांधी ने ईडी से पेश होने के लिए 3 हफ्ते का समय मांगा था। सरकार ने भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें बच्चों को लक्षित करने और उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए मुफ्त दावे करने वाले विज्ञापन शामिल हैं। दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि विज्ञापन जारी करने से पहले उचित सावधानी बरती जानी चाहिए। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नए दिशा निर्देशों में सरोगेट विज्ञापनों पर रोक लगाई गई है और विज्ञापन दिखाते समय किसी उद्घोषणा में अधिक पारदर्शिता लाने की बात कही गई है। दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए। ये दिशा निर्देश प्रिंट, टेलीविजन और ऑनलाइन जैसे सभी मंचों पर प्रकाशित विज्ञापनों पर लागू होंगे। नए दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के प्रशिक्षण संस्थानों का दौरा किया। उन्होंने स्कूल में एक भाषा और सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला की स्थापना के लिए भारत की ओर से $10 लाख का उपहार दिया। ये प्रयोगशाला वियतनाम के वायु रक्षा और वायु सेना कर्मियों की भाषा और सूचना प्रौद्योगिकी कौशल बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी 2021 में 1456 सीट को भरने के लिए विशेष काउंसलिंग कराने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अखिल भारतीय कोटा के लिए स्ट्रे राउंड काउंसलिंग के बाद ये सीटें रह गई थीं। पीठ ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे जन स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद देश के अलग अलग राज्यों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। दिल्ली से लेकर हैदराबाद, यूपी से लेकर पश्चिम बंगाल और पंजाब तक जमकर हंगामा हुआ। यूपी के प्रयागराज, झारखंड के रांची, बंगाल के हावड़ा और कोलकाता में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को निशाना बनाया। बिजली और खनन के क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन से देश में अप्रैल 2022 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में 7.1% की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार शुक्रवार को जारी आंकड़ों के हिसाब से चालू वित्त वर्ष के पहले महीने में विनिर्माण क्षेत्र में 6.3% की वृद्धि दर्ज की गई। कोलकाता में फुटबॉल एशियन कप क्वालिफायर के अपने दूसरे मैच में भारत का सामना आज अफगानिस्तान से होगा। भारत ने अपने पहले मैच में कंबोडिया को 2-0 से हराया था। और अब राज्यों से जुड़ी हुई खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को देश के इतिहासकारों से अतीत के गौरव को पुनर्जीवित करने की अपील की। पुस्तक विमोचन के अवसर पर गृह मंत्री ने कहा कि इतिहास की नई किताबों के माध्यम से तथ्यों को सामने लाने का प्रयास झूठ फैलाने वालों की तुलना में ज्यादा बड़ा और तेज होना चाहिए ताकि ये प्रभावी हो सके। अमित शाह ने कहा कि इतिहास सरकारों द्वारा रचा नहीं जा सकता, बल्कि ये सच्ची घटनाओं पर रचा जाता है। उन्होंने समाज से इतिहास को उसके वास्तविक रूप में पेश करने की पहल करने का आग्रह किया।
भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज शाम नई दिल्ली में 13 देशों के मिशन प्रमुखों के साथ बातचीत करेंगे। ये बातचीत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम भाजपा को जानो पहल श्रृंखला का एक हिस्सा है। ये श्रृंखला का चौथा आयोजन है। भाजपा अध्यक्ष अब तक 34 मिशन प्रमुखों से बात कर चुके हैं और इस कार्यक्रम के दौरान श्री नड्डा राष्ट्र निर्माण में भाजपा के इतिहास, संघर्षों, सफलताओं, विचारधारा और योगदान के बारे में विस्तार से बताएंगे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। ये मुठभेड़ कुलगाम के खांडीपोरा इलाके में शुरू हुई। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। यातायात के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। पुलिस ने कहा है कि आतंकवादियों की सूचना मिलने के बाद पूरे इलाके में अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित रूप से विवादास्पद टिप्पणी करने वाले निलंबित भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के विरोध में प्रदर्शन के दौरान दंगा समेत विभिन्न आरोपों के तहत AIMIM पार्टी के 30 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ अग्रिम क्षेत्रों के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। वो इन राज्यों में LAC पर सुरक्षा के हालात का जायजा लेने पहुंचे हैं। सेना प्रमुख का पदभार संभालने के बाद ये इस सेक्टर में उनका पहला दौरा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज हिमाचल के दौरे पर हैं। वे आज शिक्षकों और अभ्यर्थियों के अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे। पार्टी हिमाचल में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, युवाओं के लिए रोजगार पर भी काम करेगी। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा कल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गरीब कल्याण सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक समय परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार राजनीति के पर्यायवाची माने जाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको हटाते हुए विकास राज की राजनीति शुरू कर दी है। उनकी सरकार जिम्मेदार और जवाबदेही वाली सरकार है। पश्चिम बंगाल विधानसभा का अधिवेशन शुरू हो गया है। सत्र में 25 विधेयक पेश किए जाने की संभावना है, जिनमें राज्यपाल को राज्य में सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपति को पद से हटाए जाने, निजी विश्वविद्यालयों के विजिटर्स को हटाने और उनके स्थान पर मुख्यमंत्री और राज्य के शिक्षा मंत्री को कुलपति बनाने संबंधी विधेयक शामिल है। त्रिपुरा में विधानसभा की 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री माणिक साहा समेत 22 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रदेश के 4 विधानसभा क्षेत्र में 23 जून को उपचुनाव होना है। इनमें अगरतला टाउन, बारदोवाली, सूरमा और जुबराजनगर शामिल है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली सरकार की वृक्ष प्रत्यारोपण नीति ने शहर में बड़ी संख्या में परियोजनाएं जारी होने के बावजूद राजधानी के एक हरित क्षेत्र को कम नहीं होने दिया और दिल्ली का हरित क्षेत्र बढ़कर 23.06% हो गया। मुख्यमंत्री ने मयूर विहार में लगाए गए पेड़ों का निरीक्षण करने के बाद ये बात कही। महाराष्ट्र सरकार ने जिला परिषद के स्कूलों के शिक्षकों की स्थानांतरण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली की शुरुआत की है। स्थानांतरण के लिए योग्य हर शिक्षक को अपनी प्राथमिकता के 30 स्कूलों के नामों की एक सूची देनी होगी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 655 नए मरीजों का पता चला है। इन्हें मिलाकर राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमितों की जो कुल संख्या है वो बढ़कर 19,11,208 हो गई है। दिल्ली सरकार के अनुसार कोरोना वायरस से अब तक 18,83,042 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 419 रोगी स्वस्थ हुए, जबकि कोरोना संक्रमण से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। फिलहाल राजधानी में 2008 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हैं, तो वहीं दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 24,300 लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे, लेकिन गर्मी से फिलहाल लोगों की परेशानी कम नहीं होगी। अधिकतम तापमान 43 और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री के आसपास रहेगा। वहीं अगले 6 दिन तक अधिकतम तापमान 41 से
43 डिग्री के बीच बना रहेगा तो न्यूनतम तापमान भी 30 से 31 डिग्री ही रहेगा। शुक्रवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री रहा। ये सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा है। वहीं न्यूनतम तापमान भी 29.8 डिग्री रहा। ये सामान्य से 2 डिग्री अधिक रहा। और अब खबरें दुनिया भर से। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि भारत गेहूं निर्यात पर पाबंदी के बाद भी 2022-23 में लगभग 70 लाख टन गेहूं निर्यात करेगा। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी खाद्य और कृषि संगठन FAO ने कहा कि गेहूं का यह निर्यात बीते 5 साल में भारत के औसत निर्यात से कहीं ज्यादा होगा। खाद्य एजेंसी ने यह भी कहा कि गेहूं की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें 2008 के बाद अब इतनी बड़ी हैं, जिनका कारण है कुछ प्रमुख निर्यातक देशों में उपज की कमी और वैश्विक उपलब्धता में भी खासी गिरावट। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से लगभग 30 देशों ने खाद्यान्न और ईंधन सहित अन्य जरूरी वस्तुओं के निर्यात में कटौती की है, जिसे लेकर वो चिंतित है। IMF ने हाल ही में गेहूं के निर्यात पर मूल रूप से घोषित प्रतिबंध में ढील देने और कुछ माल को भेजने की अनुमति देने के भारत सरकार के फैसले का स्वागत किया। IMF के प्रवक्ता गेरी राइस ने कहा कि हम खाद्य वस्तुओं, ईंधन और उर्वरकों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने जैसे कदमों से बहुत चिंतित हैं, जो वैश्विक स्तर पर मूल्य वृद्धि और बाजार में अस्थिरता का कारण बन सकते हैं। इसलिए ये मुद्दा भारत से कहीं आगे है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने शुक्रवार को वरिष्ठ भारतीय राजनयिक अमनदीप सिंह गिल को प्रौद्योगिकी के लिए अपना दूत नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र के महानिदेशक ने कहा कि अमनदीप डिजिटल प्रौद्योगिकी पर एक विचारशील व्यक्ति हैं। गुटेरेस ने नवनियुक्त तकनीकी राजदूत की सराहना करते हुए कहा कि उनके पास डिजिटल प्रौद्योगिकी की गहन ज्ञान और उपलब्धता है। इसके अलावा वो डिजिटल टेक्नोलॉजी की ठोस समझ भी रखते हैं। कोलकाता और बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बीच बस सेवा फिर से शुरू हो गई है। ये बस अखौरा, अगरतला और बेनापोल हरिदासपुर एकीकृत चेक पोस्ट से होकर गुजरेगी। इस बस सेवा के शुरू होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और दोनों देशों के बीच लोगों के बीच संपर्क मजबूत होगा। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने कहा है कि वो अगले महीने 11 से अधिक वर्षों में पहली बार ब्याज दरें बढ़ाने पर विचार कर रहा है। ECB अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड ने कहा कि वो जुलाई में 0.25% अंक की बढ़ोतरी कर सकते हैं। बैंक 1 जुलाई को अपने बॉन्ड खरीद प्रोत्साहन कार्यक्रम को समाप्त करने के बारे में भी विचार कर रहा है। पाकिस्तान ने अपना रक्षा बजट पिछले वर्ष के मुकाबले 11% से अधिक बढ़ाकर 1,523 अरब रुपए कर लिया है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए संसद में 9,502 अरब रुपए का वार्षिक बजट पेश किया। इसमें रक्षा क्षेत्र के लिए 1,523 अरब रुपए आवंटित किए गए। बजट अनुमानों के अनुसार ऋण भुगतान के बाद पाकिस्तान के रक्षा क्षेत्र में वार्षिक आधार पर सबसे अधिक खर्च कर रहा है। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में एक सैन्य विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से उसमें सवार सभी 5 मरीन्स की मौत हो गई है। MV-22B ऑस्प्रे विमान ने 5 मरीन के साथ ग्लेमिन्स के पास इंपीरियल काउंटी के एक क्षेत्र में उड़ान भरी थी। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्ष ने देश में भीषण आर्थिक संकट से निपटने के लिए निवेश मंत्रालय समेत 2 नए मंत्रालय बनाए हैं। नवगठित प्रौद्योगिकी और निवेश संवर्धन मंत्रालय श्रीलंका में आर्थिक क्षमता को बढ़ावा देते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देगा। इसके अलावा महिला बाल मामले और सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय नाम से एक और मंत्रालय बनाया गया है। इस मंत्रालय के तहत 15 संस्थान शामिल हैं, जिसमें राष्ट्रीय बाल संरक्षण प्राधिकरण और समृद्धि विकास विभाग शामिल है। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए कोरोना संबंधी एक महत्वपूर्ण नियम में बदलाव किया है।
इसके तहत बोर्डिंग से एक दिन पहले कोरोना टेस्ट कराने की अनिवार्यता अब समाप्त कर दी गई है। बाइडेन प्रशासन ने इस टेस्ट को पिछले साल अनिवार्य बनाया था। इस फैसले के बाद अमेरिका ने यूरोप, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और ईरान समेत कई देशों पर लगे यात्रा प्रतिबंध भी हटा लिए हैं। इसके बदले में नियम बनाया गया था कि अमेरिका की यात्रा कर रहे अन्य देशों के वयस्क पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होने चाहिए। इसके बाद यह नियम बनाया गया था कि पूरी तरह से वैक्सीनेटेड व्यक्ति यात्रा से 3 दिन पहले का नेगेटिव टेस्ट का प्रूफ जमा करवाएगा। वहीं नॉन वैक्सीनेटेड लोगों से यह टेस्ट यात्रा के 1 दिन पहले मांगा गया था। जापान ने विदेशी पर्यटकों के लिए प्रतिबंधों में ढील दी है और वीजा आवेदन स्वीकार करना शुरू कर दिया है। ये सुविधा केवल उन यात्रियों को दी जा रही है जो निर्देशित पैकेज यात्रा पर हैं और मास्क लगाने और कोविड से बचाव के अन्य नियमों का पालन करने को तैयार हैं। और हम नजर आज की गतिविधियों पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हिमाचल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इसी क्रम में वो आज अटल टनल जाएंगे। राष्ट्रपति कल शाम धर्मशाला पहुंचे थे। हम आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ने वाली अटल टनल रोहतांग का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। समुद्र तल से 10,044 फीट की ऊंचाई पर से गुजरने वाली अटल टनल को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने दुनिया की सबसे लंबी यातायात टनल का सम्मान दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज संसद भवन में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष के एस हेगड़े को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष के एस हेगड़े का जन्म 11 जून को तत्कालीन मद्रास में हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दीव में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे। दीव यात्रा के दौरान गृह मंत्री विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। साथ ही वो पूर्व INS खुखरी का एक संग्रहालय के रूप में उद्घाटन भी करेंगे। अमित शाह पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक भी करने वाले हैं। वित्त मंत्रालय की ओर से आज़ादी का अमृत महोत्सव आइकॉनिक वीक सेलिब्रेशन का समापन आज गोवा की राजधानी पणजी में होने वाला है। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कस्टम और GST से संबंधित विशेष संग्रहालय धरोहर को राष्ट्र को समर्पित करने वाली हैं। इसके साथ ही इस दौरान कर की जटिलताओं को लोगों के लिए आसान करने वाले कुछ गेम, पजल्स और कॉमिक बुक्स को भी वो जारी करेंगी। तो प्रतिबिंब, जैसा कि आज की गतिविधियां आपने अपने दर्शकों को बताई, इसके बाद अगर हम कार्यक्रम में आगे बढ़ें तो अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि बहुत कुछ खास है अभी भी कार्यक्रम में। आज के दिन से जुड़ा इतिहास पलटेंगे, इतिहास के पन्नों को जानेंगे क्या कुछ है खास आज। 11 जून वर्ष 1897 में राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ। वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक क्रांतिवीर थे। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम उन 4 क्रांतिकारियों में शामिल है जिन्हें काकोरी ट्रेन एक्शन के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दी गई। काकोरी ट्रेन एक्शन द्वारा स्वाधीनता सेनानियों ने सरकारी खजाना लूटकर जनता को यह संदेश दिया कि क्रांतिकारी आम जनता के नहीं बल्कि शासन के विरोधी हैं। इस एक्शन में 4 क्रांतिवीरों को मृत्युदंड दिया गया। इनमें राम प्रसाद बिस्मिल के साथ अन्य 3 मुख्य क्रांतिकारी थे, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह। 19 दिसंबर वर्ष 1927 में उन्हें अन्य क्रांतिकारियों के साथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग जेलों में फांसी दी गई। 11 जून वर्ष 1987 में मार्गरेट थेचर ने तीसरी बार ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पद संभाला। वे इतिहास में लौह महिला के नाम से भी मशहूर रही। ब्रिटेन के करीब 160 सालों के संसदीय इतिहास में वो लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने वाली पहली प्रधानमंत्री थी। मार्गरेट थेचर के नेतृत्व में कंजर्वेटिव पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में आई थी। लगभग 12 साल तक थेचर ने प्रधानमंत्री पद संभाला। और अब बात कर लेते हैं कला और कलाकारों से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम अभिव्यक्ति की। भारतीय गीत, संगीत, नृत्य पर आधारित श्रृंखला अभिव्यक्ति में इस हफ्ते देखिए इबादत की कला कव्वाली, और कव्वाली के बारे में बता रहे हैं नियाजी निजामी बंथू।
तो देखिए अभिव्यक्ति रविवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। एक आशिकाना कलाम है, उसमें कुछ अच्छे अल्फाज आ गए जिसमें तसव्वुर एक मुरीद को अपने पीर का हो रहा है। क्या बात है। ऑल इंडिया को आप टीवी के अलावा संसद टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। आप अपना ये पसंदीदा प्रोग्राम टीवी के अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर देख सकते हैं। जी हाँ, साथ ही संसद टीवी को ट्विटर और इंस्टा पर भी उपलब्ध है। आप संसद टीवी की आईडी को फॉलो कर सकते हैं और अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें भेज सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन इसी के साथ प्रतिबिंब वक्त हो गया है विदा लेने का। लेकिन चलते चलते हम बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें अपने दर्शकों के साथ साझा करते हैं, तो आज क्या खास है? जी हाँ, हम खूबसूरत वादियों के लिए विश्व प्रसिद्ध आल्प्स पर्वतों की गोद में बसे ऑस्ट्रिया राज्य टॉयरॉल में एक म्यूजिकल इवनिंग का आयोजन हुआ और इस इवनिंग की हाईलाइट रही वो प्रस्तुति जिसमें स्थानीय लोगों ने भारत को समर्पित करते हुए सारे जहां से अच्छा गीत गुनगुनाया। जी हाँ, तो चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इन खूबसूरत वादियों के साथ, इस खूबसूरत प्रस्तुति के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार। Yeah.